नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी में हो रही हलचल और टीम मोदी के साथ खटपट के अटकलों के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल के बीच योगी एक दिन पहले ही गुरुवार को अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आज वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। राज्य में यह घटनाक्रम तब हो रहा है जब खबरें हैं कि योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी में जारी आंतरिक कलह को लेकर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि इधर बेकारी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, उधर महंगाई कमर तोड़ रही है, न मनरेगा में काम है, न स्किल मैपिंग का कहीं अता पता है और न ही इन्वेस्टमेंट मीट के निवेश का। व्यापार, कारोबार, दुकानदारी, कारीगरी सब ठप है। अखिलेश ने कहा कि बंदरबांट में उलझी बीजेपी सरकार से जनता को कोई उम्मीद भी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछड़ों का वोट पाने की कोशिश में पिछड़ों के कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाकर आश्वासन देना शुरू कर दिया है। राजभर ने भाजपा को भारतीय झूठ पार्टी कहते हुए कहा कि बीजेपी पिछड़ों को हिस्सेदारी कब देगी, पिछड़ों को आरक्षण लूटने वाले बताएं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू होगी, अगर लागू नहीं हुई तो 2020 में विदाई तय है। कांग्रेस से बीजेपी में गए जितिन प्रसाद ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बयान पर पलटवार किया, जिसमें सिब्बल ने कहा था कि लोग प्रसाद पॉलिटिक्स के कारण विचारधारा को ना देखते हुए अपने स्वार्थ के लिए विरोधी विचारधारा के दलों में शामिल हो जाते हैं और वही जितिन प्रसाद ने किया है। इसके जवाब में जितिन प्रसाद ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि कोई विचारधारा नहीं है, एकमात्र विचारधारा राष्ट्रीय हित के बारे में है। जब कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो विचारधारा क्या थी? जब कांग्रेस ने बंगाल में वामपंथियों के साथ गठबंधन किया तो क्या विचारधारा थी? और उसी वक्त वो केरल में वामपंथियों के खिलाफ लड़ रहे थे। पंजाब कांग्रेस में जारी भीतरी कलह को लेकर कांग्रेस कमेटी ने रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को ही पंजाब में कप्तान रहना चाहिए, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी नवजोत सिंह सिद्धू को भी उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पंजाब समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व और पार्टी के पदों पर उचित प्रतिनिधित्व भी दिया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अपने विरोधियों को मंत्रिमंडल या डिप्टी के रूप में या पार्टी संगठन में किसी भी बड़ी भूमिका को देने के विरोध में रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में कोई गुप्त एजेंडा पूरा किया जा रहा है। विज ने आशंका जताई कि किसानों का मुख्य एजेंडा अब कृषि कानून न रहकर कुछ और ही है। बता दें, इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कह चुके हैं कि कानून रद्द करने के अलावा बाकी मुद्दों पर किसान बात करें। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए हरियाणा अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि तोमर का बयान निंदनीय था और किसानों के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने की इच्छा के विरुद्ध था। और वहीं राज्य के गृह मंत्री अनिल विज की टिप्पणी तो और भी अपमानजनक है। इंद्रजीत ने कहा, यह बहुत भड़काने वाला बयान है। उन्होंने एक बार फिर से किसान आंदोलन के उद्देश्यों पर सवाल उठाए हैं। एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस कहने वाले, डॉक्टरों की मौत पर असंवेदनशील बयान दे चुके बाबा रामदेव ने अब डॉक्टरों को ईश्वर का दूत कहा है। साथ ही कहा है कि वो जल्द ही कोरोना वैक्सीन भी लगवाएंगे। इससे पहले रामदेव ने कहा था कि वो योग और आयुर्वेद के कारण सुरक्षित हैं और उनको कोरोना की टीकों की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रामदेव ने अब कहा है कि वे किसी इलाज पद्धति का विरोध नहीं करते हैं, बस गरीबों के शोषण के खिलाफ हैं। रामदेव ने अब डॉक्टरों की प्रशंसा में कहा कि मैं किसी संस्था के खिलाफ नहीं, अच्छे डॉक्टर देवदूत के समान हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समुदाय से आबादी नियंत्रित करने को कहा। शर्मा ने कहा कि राज्य में भूमि अतिक्रमण जैसे सामाजिक संकट को हल किया जा सकता है अगर अप्रवासी मुसलमान परिवार नियोजन मानदंडों का पालन करें और अपने आबादी को नियंत्रित करें। नए नवेले मुख्यमंत्री बने शर्मा ने राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर जनसंख्या विस्फोट जारी रहा तो एक दिन कामाख्या मंदिर की जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा, यहाँ तक कि मेरे घर की भी जमीन पर अतिक्रमण हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जिन अभियानों के तहत विस्थापित लोग अप्रवासी मुस्लिम समुदाय के हैं। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 91,702 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।